हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो यार आज जो है हम अपना क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही प्यारा यूनिट, एक बिल्कुल फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने 3 यूनिट नेशनल इनकम की मैक्रो इकोनॉमिक्स की फिनिश करी। सबसे पहली यूनिट क्या थी? नेशनल इनकम, उसे डन करा। गवर्नमेंट बजट उसे डन करा, और मनी एंड बैंकिंग। 3 यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट यूनिट जो आज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, वो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। भाई पहली बात तो ये है कि ये यूनिट जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखती है आपकी 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे आपको पता है 40 मार्क्स की तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उनमें 5 यूनिट्स आपकी है। तो ये जो यूनिट है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, और सबसे मैं कहूं लेंदी और सबसे जो बड़ी यूनिट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये वाली है। ठीक है, तो अपन इसको आराम से बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बहुत प्यारी सी यूनिट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यूनिट की, तो हमारे जो सब्जेक्ट मैटर मतलब जो टॉपिक्स हमने इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने हैं वो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। क्या सर? सबसे पहले यूनिट में क्या है? एडीएस। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सर क्या होता है अभी समझेंगे। एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड जो चैप्टर आपका वो क्या है मेरे भाई? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, वर्किंग कैसे चलती है, न्यूमेरिकल्स काफी है इस यूनिट में, उनको देखेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड आपकी पूरी यूनिट है जो इकोनॉमिक का इक्विलिब्रियम निकालना है हमें। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, कैसे होगी, ये डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट क्या है? डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड, और डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए उसके मेजर्स, यानी मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड। तो हमारी जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इसको हमने 5 कॉन्सेप्ट, या मैं बोलूं 5 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, थर्ड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, फोर्थ और फिफ्थ कंबाइन भी कर सकते हो आप। क्या है? डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट समझाएंगे पहले आपको, फिर अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड हो गई तो उसे ठीक कैसे करें, उसके मेजर बताने। और सर डेफिशिएंट डिमांड बताओ ना, एक्सेस डिमांड बताओ ना, मेरे भाई आराम आराम से, ठंड पाओ, बिल्कुल आराम धीरे धीरे करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपको करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करवाएंगे। एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातें कवर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो आज की क्लास में जो आज हमारा तो इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो क्या है? वो क्या है? मेरे साथ हेडिंग डाल लेंगे भाई। पहला चैप्टर आपका एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पहला जो चैप्टर है आपका आज डालेंगे क्या? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एडीएस फॉर एग्रीगेट डिमांड, और एएस के लिए क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मेरे भाई क्या है इसका मतलब? एक एक चीजें आपको आज क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा तो आपको नाम से मतलब ने समझ आ गया होगा। सर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आया ना? कुछ तो याद है, मां कसम खाना याद है ना? क्या याद है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी सर जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना सर, जब हमने इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रखा था, उस टाइम पे ना एक बुक का नाम पढ़ाया था हमें सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने सर अपने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो स्टडी करती थी इंडिविजुअल को, और मैक्रो स्टडी करती थी एग्रीगेट को। तो आपने मेरे भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे डिमांड सप्लाई पढ़ा था, नहीं पढ़ा था सर? कॉन्सेप्ट तो था बुक में, लेकिन पढ़ा नहीं था हमने। पता है मुझे, ढीठ हो तो, ठीक है ना? तो जो भी है, वहां पे जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप डिमांड सप्लाई पढ़ते हो ना मेरे भाई, वो अपन लोग पढ़ते हैं क्या? इंडिविजुअल लेवल पे। भाई माइक्रो है ना, वो माइक्रो ऑलवेज स्टडी व्हाट? इंडिविजुअल। एक लॉन्डे को स्टडी करते हो भाई, एक गुड को स्टडी करते हो। डिमांड किसकी? एक गुड की। सप्लाई किसकी? एक गुड की। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आप माइक्रो नहीं पढ़ते। वो अपन बचपन में अब तो देखते भी नहीं है मुड़ के उस गली पे। अब जाते हैं अपन सीधा मैक्रो के पास। किसके पास? मैक्रो के पास। मैक्रो कहता है भाई डिमांड इंडिविजुअल वाली, सप्लाई इंडिविजुअल वाली, अपने को लेना देना नहीं है, भूल जाओ सब कुछ। ठीक है ना? अपने को क्या देखना है? एग्रीगेट लेवल पे देखना है सब कुछ। मतलब इंडिविजुअल डिमांड था ना, वो बचपन में पढ़ा था, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम एग्रीगेट डिमांड पढ़ो। इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा था ना बचपन में माइक्रो के, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती थी इंडिविजुअल लेवल के। जब आप बच्चे थे ना तो आपको इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ाया जाता था डिमांड सप्लाई में। लेकिन क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, तो यहां पे 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बता रही है डिमांड और सप्लाई कौन सी? एग्रीगेट लेवल की। तभी यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कोई दिक्कत? तो मोटा मोटा समझ आया, करने हम डिमांड सप्लाई वाले ही है।
वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही, डिमांड और सप्लाई, लेकिन वहां से बिल्कुल अलग, बस नाम सिमिलर है, कुछ बाकी कोई सिमिलर नहीं है। वहां से कुछ उठा के मत ले आना कि सर वहां तो ऐसा होता था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग चलेगा यहाँ पे, बस हाँ नाम सिमिलर है, चीज सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर हमारा एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की मेरे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, एग्रीगेट डिमांड। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, एग्रीगेट डिमांड। अब सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है सर, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखवा दो सर, मतलब समझा दो बड़े अच्छे से, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अगर आप समझ गए ना भाई फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई एग्रीगेट डिमांड का बेसिकली मतलब क्या है, अगर हम माइक्रो की बात करते थे ना, माइक्रो में डिमांड का मतलब क्या होता था, इंडिविजुअल डिमांड का। सर एक पर्सन है, एक कंज्यूमर है बेसिकली, वो किसी गुड को खरीदने की उसकी डिजायर है, उसकी विलिंग है और वो एबल है। अगर आपको याद हो डिमांड मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए जो है वो एक कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स। कंज्यूमर ए जो है वो इस पर्टिकुलर एक कमोडिटी की फॉर एग्जांपल पूरे साल में डिमांड करता है 100 यूनिट्स की। कितने की डिमांड करता है भाई, 100 यूनिट्स की। क्या बोला मैंने, कंज्यूमर कितना है, एक। कौन, कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक है। कमोडिटी कितनी है सर, कमोडिटी भी एक है, सिर्फ कमोडिटी एक सी बात। माइक्रो इकोनॉमिक भाई इंडिविजुअल स्टडी करती थी, एक कंज्यूमर है, वो एक कंज्यूमर जिस गुड की डिमांड कर रहा है वो भी कितना है, एक। तो यहां पे ये कौन सी है, ये माइक्रो में जो डिमांड पड़ी थी ना, इंडिविजुअल डिमांड, वो है मेरे भाई, हाँ है ना, बिल्कुल हाँ। अब अगर आपको याद हो ना, देखो याद दिला रहा हूं थोड़ी सी बातें, अगर आपको याद है ना, वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता था मार्केट डिमांड का। मार्केट डिमांड का क्या मतलब था सर, ये तो हो गई क्या, इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं बात करूं एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केट डिमांड का, अगर मैं बात करूं किसकी, मार्केट डिमांड की, तो मेरे भाई मार्केट डिमांड क्या होता था, मार्केट डिमांड का मतलब होता था कि यहां पे आपके कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे होते थे। मतलब कंज्यूमर कितने हैं, सारे के सारे जितने भी मार्केट में प्रेजेंट है सारे कंज्यूमर लिए, लेकिन ये जिस गुड की डिमांड कर रहे हैं वो क्या है, वो एक ही कमोडिटी एक्स। अब आप देख रहे हो क्योंकि यहां पे कमोडिटी सिर्फ एक है, तभी हम इसे माइक्रो में स्टडी करते थे। माइक्रो में डिमांड दो पार्ट्स में डिवाइड थी, अगर आपको याद हो, एक थी इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मेरे भाई मार्केट डिमांड। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि एक कंज्यूमर एक गुड की डिमांड कर रहा है। डिमांड का मतलब सर डिजायर होनी चाहिए, विलिंग होनी चाहिए, एबल होना चाहिए। अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो यहां पे जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में वो डिमांड करे किस कमोडिटी को, एक कमोडिटी को। कमोडिटी एक है, इंडिविजुअल है, इसलिए से माइक्रो में डाला हुआ है। ये क्या होगा आपका, ये मार्केट डिमांड बोलेंगे। दोनों ये आपने 11th में पढ़ा था सर। अब मेन मुद्दे पे तो औसत एग्रीगेट डिमांड क्या है मेरे भाई, तो अगर मैं बात करूं आपसे एग्रीगेट डिमांड की, किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर कितने हैं, ए बी सी डी, कंज्यूमर कितने हैं, बहुत सारे। और यहां पे जो हर एक कंज्यूमर जिस गुड को कंज्यूम कर रहा है वो एक नहीं है। अगर वो सारे कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम करेंगे तो सर वो तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी ना, जो हमने एक माइक्रो में पढ़ी थी। हाँ मेरे भाई, एग्रीगेट डिमांड में पता है क्या है, ए जो है ना वो बहुत सारी चीजें की डिमांड करता है। सर क्या क्या, अरे भाई कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, घूमने जाता है, कुछ और पता नहीं क्या, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, जेड कमोडिटी, पी कमोडिटी, जितनी भी डिमांड कर रहा है, जितनी भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बी भी बहुत सारी कर रहा है, सी भी बहुत सारी कर रहा है, डी भी बहुत सारी कर रहा है। इन सब की अगर मैं क्या निकाल दूं मेरे भाई, टोटल वैल्यू, क्या निकाल दूं, टोटल वैल्यू। ओके सर, तो एग्रीगेट डिमांड में जो कंज्यूमर है वो भी सारे के सारे हैं, और वो सारे कंज्यूमर जितने भी गुड की डिमांड कर रहे हैं, जितने भी गुड, सबकी डिमांड का अगर आप टोटल वैल्यू निकाल दो, दिस इज व्हाट एग्रीगेट डिमांड। ओके सर, समझ आया। माइक्रो में हम डिमांड पढ़ते थे, वहां पे डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल और एग्रीगेट, वो दोनों माइक्रो में थे। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक कंज्यूमर है, एक गुड की डिमांड कर रहा है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या था, जो माइक्रो में पढ़ते थे, कंज्यूमर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे कंज्यूमर जिस गुड की डिमांड कर रहे हैं वो गुड क्या है, एक गुड है। अब हम बड़े बच्चे हो गए, मैक्रो में आ गए। मैक्रो कहती है भाई एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जो कंज्यूमर है वो भी बहुत सारे हैं, और हर एक कंज्यूमर जितने भी गुड की डिमांड कर रहा है, वो बहुत सारे गुड्स की डिमांड कर रहा है।
जितने भी कंज्यूमर मार्केट में प्रेजेंट है, वो जितने भी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, इन सारे गुड्स की टोटल वैल्यू इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। सारे गुड्स की जो कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी गुड्स डिमांड कर रहे हैं, उन सारे गुड्स की टोटल वैल्यू इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। अरे हाँ कि ना, समझ आया? ओके सर, नोट करेंगे इसे जल्दी से। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब जल्दी से सर हमें ना प्लीज एक बार डेफिनेशन बता दो सर। भाई डेफिनेशन यही है, मैं फिर से बता रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। अब सर लिखना किस तरीके से है, तो मेरे भाई देखो, लिखेंगे साथ में मेरे जल्दी से। एग्रीगेट डिमांड refers to total value of all final goods and services। क्या बोला मैंने सर? एग्रीगेट डिमांड refers to total value of all final goods and services demanded in the economy during an accounting year। क्या डेफिनेशन बोली भाई? वही कॉन्सेप्ट। क्या? एडी रेफर्स टू टोटल वैल्यू किसकी? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है जितने भी एक पेन से लेके कोई भी गुड जो आप सोच सकते हो, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी डिमांड हुई है इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी में डिमांड हुई है ना, उसकी टोटल वैल्यू को कहा गया क्या? एग्रीगेट डिमांड। क्या कहा गया? एग्रीगेट डिमांड। मेरे भाई फिर से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड में जितने भी कंज्यूमर है उनको लेना है, और वो सारे कंज्यूमर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करे, गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होंगे? फाइनल। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करे, उनकी टोटल वैल्यू इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। अरे बोलो कोई दिक्कत? बताओ भाई। नहीं, आगे बढ़े। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, डेफिनेशन हमने कवर करी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरे साथ। क्या सर? नेक्स्ट हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरे भाई? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब ये समझ के लेना बड़ा इजी सा है। देखो यार, अभी मैं कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो आपको पता है क्या, जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? भाई इकोनॉमी जो है ना मेरे भाई, वो दो टाइप से हमने डिवाइड करी हुई है, दो पार्ट्स में डिवाइड करी हुई है। क्या सर? एक मेरे भाई होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ध्यान से समझ के लेना, अभी कोई नोट मत करो, बस आराम से मेरी बातों को समझो। 5 मिनट, उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, नोट करना आराम से। इकोनॉमी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरी है मेरे भाई क्या? अपनी ओपन इकोनॉमी। ठीक है, समझ के लेंगे आराम से। क्लोज्ड इकोनॉमी और क्या? ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसी इकोनॉमी जिसने ना अपने आप को क्लोज कर लिया, अपनी बाउंड्रीज को क्लोज करके बैठी भाई, ना किसी को आने दे रही है, ना किसी को जाने दे रही है। सर मतलब मेरे भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, कंट्री की बाउंड्रीज को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कह रही है क्लोज इकोनॉमी, नहीं करने दूंगी, कर ले जो करना है, नहीं कर सकता। ओपन इकोनॉमी इंडिया, भाई इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन लगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे? नहीं सर। तो यहां पे जो है ओपन इकोनॉमी का मतलब है जहां पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट एक लिमिट तक होता है, उसके बाद चीजें स्टार्ट हो जाती है, बट स्टिल आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो ना। तो ओपन इकोनॉमी हो गई जहां पे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्लोज इकोनॉमी जहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन को आपने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, क्लोज एंड ओपन। जो क्लोज इकोनॉमी होती है उसमें ना फर्दर दो टाइप होते हैं। क्या मेरे भाई? एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, और एक होती है हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी। और ये जो ओपन है इसी को क्या बोलते हैं? 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो मोटा मोटा इकोनॉमी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 2, क्लोज एंड ओपन। क्लोज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा है, 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर, और ओपन वाली को 4 सेक्टर बोलते हैं। सर क्या मतलब मेरे भाई क्लोज्ड में जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है ना, 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि आपकी पूरी इकोनॉमी में ना सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 सेक्टर है। पता है कौन कौन? एक है आपका हाउस होल्ड, एक कौन है? हाउस होल्ड, जो क्या करेगा? सिर्फ कंजम्पशन करेगा, यानी कंज्यूमर लोग, अपन लोग। और एक होता है फॉर्म,
एक क्या है हाउस होल्ड जो सिर्फ कंजम्पशन करेगा, और वो जो गुड कंज्यूम करेंगे भाई वो गुड कोई बनाएगा तो सही ना, कौन बनाएगा, फर्म यानी प्रोड्यूसर यानी जो इन्वेस्टमेंट लगाएगा। तो टू सेक्टर इकोनॉमी क्या हो गई, टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो चीजें होंगी सर, क्या, एक तो होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम मोटा मोटा सी से डिनोट करते हैं, और एक क्या होगा अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे अपन लोग आई से डिनोट करते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी में जो अपनी टू सेक्टर इकोनॉमी है वो क्या होगी, दो चीजें होंगी, एक अपना कंज्यूमर सेक्टर जो कंजम्पशन खर्चा करेगा कंजम्पशन पे, दूसरा क्या है जो हमारा फर्म है जो प्रोडक्शन करता है वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। टू सेक्टर में क्लियर, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं थ्री सेक्टर में, तो भाई देखो थ्री सेक्टर में सी होगा, मतलब सी मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई तो एक तो तुम्हारी सोच ना बड़ी गंदी है, ठीक है। सेकंड क्या है सर, आई मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा, मतलब हाउस होल्ड भी प्रेजेंट है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो फर्म भी प्रेजेंट है, और साथ साथ में सर पता है क्या है, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहां पे क्लोज इकोनॉमी क्लियर हुई। क्लोज इकोनॉमी में दो पार्ट है, टू सेक्टर थ्री सेक्टर। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ दो सेक्टर प्रेजेंट है, एक हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, एक फर्म जो प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। अगर मैं थ्री सेक्टर की बात करूं तो थ्री सेक्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट दोनों तो होंगे, साथ में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। और ओपन यानी फोर सेक्टर में तो भाई और सिंपल है, भाई देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट भी होगा, साथ में x माइनस एम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई नेट एक्सपोर्ट्स, क्या, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। क्योंकि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो मेरे भाई, तो वो कह रहा है उस वैल्यू को भी कंसिडर करो। समझ आया। तो सर अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ एडी पढ़ना ना, तो आपको पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी कितने टाइप की, दो, एक क्या क्लोज, एक क्या ओपन। क्लोज में भी फर्दर दो, टू सेक्टर थ्री सेक्टर, और ओपन को क्या बोला है, फोर सेक्टर। जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसमें दो लोग हैं, एक तो लॉन्ड है जो कंजम्पशन करेंगे, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगाएंगे, एक लॉन्ड है जो प्रोड्यूसर जो फर्म है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। थ्री सेक्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, साथ में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। अगर फोर सेक्टर यानी ओपन की बात करूं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, तीनों तो है ही, साथ में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब आपको एक सरप्राइज दूं, खुशी दूं, दिल से खुश होकर देखो, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर ना आपके कोर्स में नहीं है। क्या बोला मैंने, सर ऐसी क्यों फिर टाइम वेस्ट करवा रहे, नहीं भाई, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। बट अगर आपको, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कभी भी आता है कि एडी निकालो, क्या निकालो, एग्रीगेट डिमांड निकालो या एग्रीगेट सप्लाई निकालो, तो समझ जाना कि वो सिर्फ टू सेक्टर की ही बात करेगा। किसकी बात करेगा, सिर्फ टू सेक्टर की ही बात करेगा और किसी की भी नहीं। थ्री सेक्टर फोर सेक्टर आपके कोर्स में नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की बात करेगा, ना ही नेट एक्सपोर्ट की बात करेगा, सिर्फ क्या है, टू सेक्टर की बात करेगा मेरे भाई। मतलब अगर मैं बोलूं एडी का, अगर मैं बोलूं क्या सर, एडी का जरा फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भाई टू सेक्टर में है ना अपन लोग, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। भाई ये नोट करके साइड में रख लो कहीं, क्या, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर थ्री सेक्टर की बात होती सी प्लस आई प्लस डी, अगर फोर सेक्टर की सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन अपने को नहीं पता, अपने को सिर्फ एक चीज पता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्यों, क्योंकि अपने कोर्स में सर कौन सा सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर, ना थ्री ना फोर। तो एडी का सिर्फ एक फॉर्मूला में याद रखना है, क्या, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी इज व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड आई इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं सर, जल्दी से नोट करो इसे। हाँ जी, तो यार हमने क्या देख लिया, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आज के बाद हमें रोड पे कोई पकड़ के चाटे मार के पूछे क्या मेरे भाई कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बता भाई, तो आप क्या बोलोगे, सर उसे नहीं बताना टू सेक्टर थ्री सेक्टर, अपने को नहीं पता। आप बोलोगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बोले तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो आपको ट्वेल्थ के सब्जेक्ट, जो आपका ट्वेल्थ का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। थ्री सेक्टर फोर सेक्टर पे अपने को नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा सी और आई के बारे में जान लेते हैं, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, बट स्टिल मैंने डेफिनेशन दे दी। क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है भाई, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
क्या बोला? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। किस पे? कंज्यूमर गुड्स पे। क्या? कंज्यूमर करेगा किस पे? कंज्यूमर गुड्स पे। और जो खर्चा प्रोड्यूसर करेगा किस पे? प्रोड्यूसर गुड्स पे। वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके सर, ओके। तो सर कोई एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस कंज्यूमर कर रहा है कंज्यूमर गुड्स पे, तो वो कौन सा होगा? सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कोई एक्सपेंस है वो कौन कर रहा है? सर प्रोड्यूसर कर रहा है। किस पे कर रहा है? प्रोड्यूसर गुड्स पे। तो वो क्या होगा? सर वो होगा मेरे भाई कौन सा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपको 11th में याद नहीं है तो दो टाइप के गुड होते हैं, कंज्यूमर और कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करने के पर्पज से लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे गया मार्केट में, मैंने जो है ब्रेड का पैकेट लिया, ऊपर आया ब्रेड खा ली। क्या है ये? जो ब्रेड है वो मेरे लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स। अब उस ब्रेड को बनाने के लिए कुछ मशीन लगी है, फॉर एग्जाम्पल उस ब्रेड को बनाने के लिए एक अवन लगा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अवन जो है वो क्या है? वो एक गुड है जो कंज्यूमर गुड यानी ब्रेड को बनाने के लिए यूज हुआ है, उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर? तो कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? जो कंज्यूमर ला रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन, और प्रोड्यूसर गुड्स होता है वो गुड्स जो कंज्यूमर गुड को बनाने में हेल्प होते हैं। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो कंज्यूमर गुड्स पे कर रहा है वो क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोड्यूसर गुड्स पे कर रहा है वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेसिकली मशीन वगैरह आती है प्रोड्यूसर गुड्स में जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करती है। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो आज के बाद हमसे कोई पूछेगा एडी इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको बोलना है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अरे समझ आया क्या? हाँ जी सर बिल्कुल आया। जल्दी से नोट करेंगे इसे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट करी। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हमने देख लिए। दो कंपोनेंट है बेसिकली टू सेक्टर इकोनॉमी में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला भी हमने उसी से बना लिया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब एग्रीगेट डिमांड का नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिलेशनशिप बिटवीन एडी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना। अब इसके बीच में, इन तीनों के बीच में, एडी, सी और आई के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको अपन ने स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और एक्सप्लेनेशन तो आपको लिखवा दिया, इसे रीड करेंगे। पहले भाई यहां देखो, सबसे पहले हम एक शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं। मैं रिलेशनशिप देख रहा हूं एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में, हाँ कि ना? सर बिल्कुल हाँ। अब इन तीनों के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप देखना है ना तो मुझे एक बेसिस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बेसिस, जिससे मैं सबको कंपेयर करूंगा, ठीक है ना? मतलब जो एक बेस पे लेके चलना है मुझे। अगर आपको याद हो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करते थे तो एक्स एक्सिस में जब भी आप प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू कुछ भी करते थे, कोई भी शेड्यूल बनाते थे, टीयूएमयू कुछ भी, तो आप बेस पता किसको लेते थे? माइक्रो में यूनिट्स को। यूनिट लिखते थे सबसे पहले 1 2 3 4, उसके बाद जो भी प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, टीपी एपीएमपी, कॉस्ट है तो टीसी एसी एमसी, जो भी है। लेकिन यहां पे थर्ड यूनिट में, इस यूनिट में डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में, पूरे यूनिट में 5 चैप्टर है ना, पांचों के पांचों चैप्टर्स में जब भी मैं किसी भी रिलेशनशिप को स्टडी करूंगा तो मुझे जो बेस लेना है मेरे भाई वो पता है किसको लेना है? इनकम को। किसको लेना है? इनकम को। याद रखना ये क्या है अपनी? इनकम। इनकम को हम डिनोट करते हैं किससे मेरे भाई? वाई से। इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से। तो इनकम को आपको बेस लेना है और इनकम को याद रख लो। इनकम किस तरीके का बिहेवियर दिखाती है आज बता रहा हूं। क्या दिखाएगी? सर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इनकम 100 से स्टार्ट होगी? सर मतलब मेरे भाई एक इंडिविजुअल, एक बच्चा पैदा होते ही क्या इनकम अर्न करने लग जाता है? सर कैसी बात कर रहे हो सर, उल्टी बातें करते हो। मेरे भाई कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। हमेशा इनकम कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। और अजम्पशन ये है क्या कि इनकम जीरो से स्टार्ट होगी और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट रेट। क्या बोला मैंने? इनकम को आपको बेस में याद रख लो। ये पांचों के 5 चैप्टर में जब भी मैं इनकम बनाऊंगा हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी और आपको इंक्रीज करनी है एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब जीरो है तो 50 करा, फिर हर बार 50 से बढ़ेगी। 100, 150, 200। सर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, कई बार 100 से बढ़ती है, कई बार 20 से बढ़ती है। भाई अजम्पशन है कांस्टेंट रेट से ही बढ़ेगी और जीरो से स्टार्ट होगी। दो चीजें हमेशा रखना। तो मैंने इनकम ली जीरो, फिर मान लो मैंने 100 से बढ़ा दी तो क्या होगा भाई? जीरो हो गया, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। अरे हाँ या ना? सर बिल्कुल हाँ। इनकम के बाद अपना फिर ये बनाना है। सबसे पहले क्या बनेगा? कंजम्पशन, फिर क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या बनेगा? अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ गया? एग्रीगेट डिमांड।
तीनों के बीच में रिलेशन देखना है, तीनों किस तरीके से शेड्यूल में बनेंगे, किस तरीके से डायग्राम में बनेंगे, यही तो देखना है ना। तो बेस किसको लेना है, हमेशा, इसमें नहीं किसी भी टॉपिक में बढ़ाऊंगा, इनकम को हमेशा बेस लेना है। मतलब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, तो मेरे भाई एक्स एक्सिस में मेरा हमेशा क्या रहेगा, इनकम फॉर श्योर 100%। और रिलेशन कैसे रहेगा, 0 से स्टार्ट होगी और कांस्टेंट रेट से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे तो मैं CIAD के बीच में बना रहा हूं, तो यहां अगर कुछ और ले रहे हो तो वो चेंज होता रहेगा साथ के साथ। अब भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, किसकी बात करूं, इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ असम्पशन है। क्या सर, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना मेरे भाई, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे इनकम के लिए क्या है, इनकम के लिए सबसे पहली चीज 0 से स्टार्ट होगी, कांस्टेंट रेट से राइज करेगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, मान लो मैं 100 ले रहा हूं, पहले लेवल पे जब इनकम 0 है, इन्वेस्टमेंट 100 हो गई, भाई हमेशा कितनी रहेगी, 100 100 100, कोई दिक्कत है नहीं यार, सॉरी यार। तो इनकम जो है हमने बता दी कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आप फर्स्ट यूनिट पे फॉर एग्जांपल पे 50 लेते तो 50 50 50 50, 1000 लेते तो 1000 कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो पहली असम्पशन, इनकम को बेस लेना है। इनकम कैसा बिहेवियर दिखाएगी, हमेशा फर्स्ट लेवल पे हमेशा 0 होती है एक टाइम पे, और हमेशा कांस्टेंट रेट से राइज करेगी। मतलब 0 है, मान लो 100 हुआ तो अगली बार भी 100 से बढ़ेगी, 200, फिर अगली बार भी 100 से बढ़ेगी, 300, 400, ऐसे करके चलेगी। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मेरे भाई कंजम्पशन को लेके मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, कंजम्पशन को लेके यहां पे आपको एक चीज दी होगी, कंजम्पशन फंक्शन। क्या दिया होगा, कंजम्पशन फंक्शन। उसके लिए मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, सेपरेट लेक्चर अपन लोग बनाएंगे बिल्कुल अलग से, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन का, जिससे सेविंग की ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्चुअल में डिटरमाइन होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कंजम्पशन निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो मुझे कंजम्पशन शेड्यूल बनाना है कंजम्पशन का, तो कंजम्पशन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। लेकिन मान लो अभी के लिए कंजम्पशन फंक्शन कुछ नहीं दिया, तो कंजम्पशन का जनरल बिहेवियर क्या होता है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो कंजम्पशन किसी भी तरीके से आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कुछ भी बढ़ेगी वैसे, बट कैसे भी रिलेशन से बढ़ सकती है। लेकिन अगर कंजम्पशन फंक्शन की कोई बात नहीं की, जैसा कि यहां पे हो रहा है, मुझे अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेनी है, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं ले लूंगा। मुझे कंजम्पशन का एक जनरल बिहेवियर इनकम के साथ चलाना है। सर कैसा बिहेवियर, मेरे भाई पहली चीज, जब इनकम 0 होगी, मतलब फर्स्ट लेवल पे जब इनकम 0 होती है, आप लोगों क्या इनकम अर्न कर रहे हो, नहीं, अभी आप कुछ इनकम अर्न नहीं कर रहे, क्या कंजम्पशन कर रहे हो, सर बिल्कुल कर रहे हैं। अरे ऐसे बोलते हो क्या घर में कि जब तक मैं कमाऊंगा नहीं, जब तक मैं इनकम नहीं अर्न करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, घर पे बैठा रहूंगा, कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करूंगा, सर पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअल याद रखना, पहली स्टेज में जब उसकी इनकम 0 होती है ना, उस टाइम पे उसकी कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ होगी, और ये भी बता दूं क्या होगी, मिनिमम होगी। आप अपने शौक पूरे नहीं करोगे, आप बेसिक नेसेसिटीज जितना आप कंज्यूम मतलब करते हो, बेसिक चीजें वही लोगे, आप अपने शौक पूरे नहीं करते। तो एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा, कंजम्पशन की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होगी, और क्या होगी, हमेशा मिनिमम। दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब एट 0 लेवल ऑफ इनकम, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज मिनिमम। दिस इज व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो यहां पे फॉर एग्जांपल इनकम कितनी है, 0, उस टाइम पे मैं कंजम्पशन कितनी ले रहा हूं, 100। सर सारा 100 क्यों ले रहा हूं भाई, ऐसे ही मैं वैल्यू को सिंपल रखने के लिए सारी वैल्यूज 100 ले रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि रिलेशन कुछ है, आप कुछ भी ले सकते हो। जो रिलेशन है वो मैंने बता दिया, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हम 200 लो, 300 लो, सारी जगह 200 लेना है तो सारी जगह 200 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लेवल की इनकम पे कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, हमेशा मिनिमम होगा। दिस इज व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और मेरे भाई खुद बताओ दिल पे हाथ रख के, जब तुम कुछ नहीं कमा रहे, बेरोजगार, नालायक, नकारे बैठे हुए हो, ठीक है ना, उस टाइम पे कंजम्पशन क्या करोगे, बिल्कुल मिनिमम करोगे, ऑटोनॉमस करोगे, हाँ या ना, सर हाँ। जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ में इनकम अर्न करना स्टार्ट करोगे, इनकम पहले 0 थी ना, अब 100 हो गई, क्या कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे, थोड़े तो शौक पूरे करोगे, सर बिल्कुल। पता है क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ती है ना, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट एट अ स्लोअर रेट। सर मतलब मेरे भाई इनकम 0 से 100 हुई, कितने का इंक्रीज आया, 100 का ना, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी 110%,
लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है ना वो रेट क्या होगा, स्लोअर होगा। मतलब यहां पे ये 180 होगा, पहले 100 था ना, इनकम 100 से बढ़ी तो ये कितने से बढ़ी, 80 से बढ़ी। फिर से इनकम बढ़ रही है 100 से 200, इनकम तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी हर बार 100 से। कंजम्पशन पहले 80 से बढ़ी थी ना, अब मान लो 70 से बढ़ेगी, मतलब अब कितनी हो गई, 250 हो गई। फिर से इनकम 100 से बढ़ी, इस बार भी कंजम्पशन बढ़ेगी लेकिन और कम रेट से, पहले 80 से बढ़ी फिर 70 से, अब मान लो 50 से बढ़ेगी। फिर से इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी फिर से बढ़ेगी लेकिन और कम रेट से, मान लो 40 से बढ़ी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इनकम जो है वो फर्स्ट लेवल पे हमेशा 0 होगी। उस पॉइंट पे कंजम्पशन क्या होगा, मिनिमम। कंजम्पशन क्या होगा, मिनिमम। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम हमेशा कैसे बढ़ेगी सर, एक कांस्टेंट रेट से। कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी बट एट अ स्लो रेट। आप देखो पहले 80 से बढ़ा, फिर 70 से, फिर 50 से, फिर 40 से। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। और इन्वेस्टमेंट तो भाई अपना मस्त लौंडा है, मस्त मौला, चलो तुम जाओ भाड़ में भाई, अपन लोग तो कांस्टेंट रहेंगे। जो वैल्यू स्टार्टिंग में वही एंड तक चलती रहेगी, कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूं इससे एडी निकालने को तो निकाल सकते हो सर, कैसे, अरे सी प्लस आई कर रहे हैं, मतलब एडी पहले में कितना होगा 200, फिर 280, फिर 350, फिर 400, फिर 440। ये क्या आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड। ये आपने रिलेशनशिप बिटवीन एडीसी एंड आई बनाया विद द हेल्प ऑफ क्या, इनकम, हमेशा। अब यहां पे कंडीशन मैंने बता दी, जो कंजम्पशन है मेरे भाई वो हमने जनरल बिहेवियर पे बनाया है, कंजम्पशन फंक्शन से ड्राइव नहीं करा। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन एक्चुअल में जो निकलता है ना वो कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से निकलता है। जो आपको क्वेश्चन आएगा वो कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से निकालने को आएगा। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन कंजम्पशन की वैल्यू के लिए बिल्कुल साइलेंट है, तो मैंने आपको एक बिहेवियर दिखा दिया कैसे करना है। जब इनकम 0 होगी उस टाइम पे सबसे कम होगी कंजम्पशन, कुछ ना कुछ होगी, 10, 20, 30 बट मिनिमम होगी। उसे क्या बोला, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी अपना बढ़ता चलेगा बट एट अ स्लोअर रेट। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। और एक और चीज याद रखना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं, बिल्कुल है ना। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे मेरे भाई, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन एडी, सी एंड आई का कॉन्सेप्ट चला। यहां पे हमने विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल इस कॉन्सेप्ट को समझा। कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ आया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि यहां पे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल भी आ सकता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आ सकता है। तो जो भी आए, आप शेड्यूल है शेड्यूल बना देना, डायग्राम अभी आपको बना के दिखा देंगे वो बना देना, और उसका एक्सप्लेनेशन इन 3 पॉइंट में। पहले मैं डायग्राम भी बना रहा हूं, उसके बाद इन पॉइंट्स पे चलेंगे। वही बातें जो मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं वही यहां पे लिखवा दी है, कोई दिक्कत नहीं। तो शेड्यूल ही ना, डायग्राम भी देख लो, बड़ा सिंपल सा है भाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में अपने क्या लेना है, हमेशा गांड बांध के रख लो भाई इस बात को, हमेशा एक्स एक्सिस पे इनकम लेनी है। और वाई एक्सिस पे जो भी आप बना रहे हो, जैसे मैं एडी बना रहा हूं, कंजम्पशन बना रहा हूं और इन्वेस्टमेंट बना रहा हूं। अब मेरे भाई आप इतने इंटेलिजेंट लोग हो, इतने इतने होशियार बच्चे हो, जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बना रहा हूं, वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मतलब जब इनकम 0 है तब भी 100, जब 10 थी 100 थी तब भी 100, 100, 100, 100। कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा बन रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरे भाई कंजम्पशन की बात करो, कंजम्पशन की बात करो, जब इनकम 0 है, इनकम क्या है 0, तब कंजम्पशन 0 है नहीं। ओरिजिन से कभी नहीं बनता कंजम्पशन कर्व, हमेशा ओरिजिन से ऊपर बनेगा। सर क्यों, क्योंकि मेरे भाई जब इनकम 0 होती है कंजम्पशन क्या होती है, 0 नहीं होती, बिल्कुल मिनिमम होती है लेकिन 0 नहीं होती। सर क्यों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भाई कमाते नहीं हो फिर भी कुछ बेसिक नेसेसिटीज को तो कंज्यूम करोगे ना। हाँ जी वही, तो कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। देखो यहां से स्टार्ट होगा और क्या बनेगा, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू। कंजम्पशन जो है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब इनकम 0 होती है ना, कंजम्पशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, मिनिमम होती है, उसे बोला ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, आप देख रहे हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी कॉन्टिन्यूसली राइज करेगा बट एट अ स्लोअर रेट। हाँ या ना सर, बिल्कुल हाँ। और अगर मैं बात करूं एडी की, तो यार एडी क्या है, एडी ना सी और आई का समेशन है, तो मैंने सी के ऊपर आई को ऐड कर देता हूं। सर मतलब मान लो ये वैल्यू है ना, इतनी ही वैल्यू और ले लेता हूं
और सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज व्हाट एडी सी प्लस आई। अरे बोलो समझ आया, जल्दी बोलो समझ आया सर, आया सर आया। यहां पे इस तरीके का डायग्राम बनता है किसका, इन्वेस्टमेंट का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले पॉइंट रीड करो, इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू। भाई इस कांस्टेंट वैल्यू के चलते हुए इन्वेस्टमेंट कब कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड पॉइंट कह रहा है कंजम्पशन जो है इज मिनिमम व्हेन इनकम इज जीरो। जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जो है अपनी मिनिमम है, देखो सब में से मिनिमम है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और हमारी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम राइज करेगी जो आपका कंजम्पशन है वो भी राइज करेगा, बट एट अ स्लोअर रेट। बट एट अ व्हाट, स्लोअर रेट। अरे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट, एडी जो है वो अबव एंड पैरेलल टू सी बनेगा। एडी जो है वो सी के ऊपर बनेगा और सी के पैरेलल बनेगा। क्यों, क्योंकि एडी जो है वो क्या है भाई, सी प्लस आई है ना। तो यहां पे ये जो गैप आ रहा है ना इनके बीच में, ये जो गैप है ये क्या है मेरे भाई, ये इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इनके बीच का जो गैप है ना वो भी कांस्टेंट चलता रहेगा, इसलिए पैरेलल बनेंगे और अबव बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था क्या, आपका एडीएस सॉरी एडीसी और आई के बीच में रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। हाँ जी भाई, तो आई होप आपको समझ आया हो। आज हमने क्या करा सर, आज हमने बिल्कुल फ्रेश यूनिट स्टार्ट करी, क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हमारे 5 मोटे मोटे चैप्टर है, एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सबसे पहला चैप्टर आज हमने उठाया, उसका फर्स्ट टॉपिक उठाया क्या, एग्रीगेट डिमांड। इसमें हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने। कौन से कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। तो आज बेसिकली 4 टॉपिक है, एडी, एएस, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर में। तो आज हमने क्या करा, एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक उठाया। सबसे पहले डेफिनेशन बताई क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डिमांड होता है एक इकोनॉमी में एक साल में, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद हमने क्या करा, कंपोनेंट्स ऑफ एडी बनाया कि 2 सेक्टर में क्या होता है, 3 में 4 में क्या क्या होता है, जैसे डिवीजन कराई थी। लेकिन अपने को याद कर रखना है सिर्फ 2 सेक्टर वाला, सिर्फ कौन सा, 2 सेक्टर वाला। बाकी जाए बाहर में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ 2 सेक्टर वाले को पकड़ना है भाई। 2 सेक्टर के हिसाब से एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लो, दोनों को ऐड करो, क्या निकला, 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी निकला जो अपने को चाहिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या था मेरे भाई, एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर करेगा ऑन कंज्यूमर गुड्स, एक ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है ऑन प्रोड्यूसर गुड, दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा मेरे भाई, बनेगा आपका एडी 2 सेक्टर इकोनॉमी में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने आपको रिलेशनशिप बताया एडी, सी और आई के बीच में। अब इस रिलेशनशिप को सबसे पहले हमने एक शेड्यूल से बनाया और फिर कर्व से बनाया और आपको 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करके दिखाया। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं सर, सबसे पहले बेस क्या लेना है, हमेशा इनकम। पूरे यूनिट में 5 के 5 चैप्टर में बेस हमेशा क्या रहेगा, इनकम 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 हमेशा, ठीक है। इनकम के बारे में बात करूं, इनकम हमेशा स्टार्ट कहां से होगी, 0 से, और राइज करेगी एट अ कांस्टेंट रेट। कैसे राइज करेगी, एट अ कांस्टेंट रेट, ओके सर। नेक्स्ट बात करता हूं कंजम्पशन की। सर देखो नॉर्मल सी बात तो ये है ना सर, कंजम्पशन जो है वो डिटरमाइन होता है कंजम्पशन फंक्शन से। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे यहां पे क्या मैंने कंजम्पशन फंक्शन की कोई बात करी, अगर आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो कंजम्पशन की वैल्यूज कैसे निकलेगी अलग अलग लेवल पे, हमेशा कंजम्पशन फंक्शन से ही निकालोगे आप। कैसे निकलती है पढ़ेंगे अभी आगे, सब अभी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। लेकिन अपने को अगर क्वेश्चन साइलेंट दिया है तो कंजम्पशन का ना एक जनरल बिहेवियर होता है सर, क्या, जब इनकम 0 होती है कंजम्पशन मिनिमम होती है, दिस इज व्हाट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एट अ कांस्टेंट रेट, कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, बट हमेशा एट अ स्लोअर रेट। पहले 80 से बढ़ा था, फिर 70 से बढ़ेगा, फिर 50 से बढ़ेगा, इंक्रीज कर रहा है बट एट अ स्लोअर रेट, कोई दिक्कत। इन्वेस्टमेंट अपना लौंडा सिंपल सा है भाई, कांस्टेंट रहता है। क्या था, तुम भाड़ में जाओ, अपन तो भाई एक रास्ता पकड़ के चलेंगे बिल्कुल सीधा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इनके कर्व की बात करूं, इन्वेस्टमेंट क्योंकि कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंजम्पशन कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा ओरिजिन से, हमेशा ओरिजिन से ऊपर। क्यों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। जब इनकम 0 होती है कंजम्पशन 0 नहीं होता, मिनिमम होता है बट 0 नहीं होता। और जैसे जैसे इनकम राइज करती है कंजम्पशन भी ऊपर जाता रहता है बट एट अ स्लोअर रेट, इसलिए कंजम्पशन कुछ इस तरीके से बनेगा। फाइनली बात करूं एग्रीगेट डिमांड की, क्योंकि एडी, सी और आई का समेशन है तो हमें सी के कर्व में इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को ऐड कर देना है। तो एडी जो है वो हमेशा क्या बनेगा, पैरेलल एंड अबव सी। क्या बनेगा,
पैरेलल एंड अबव सी। इसका रीजन क्या है सर? पैरेलल तो इसलिए बनेगा, पैरेलल क्यों बनेगा? क्योंकि सर जो एडी है ना वो सी और आई का क्या है? समेशन है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इनके बीच का डिफरेंस होगा एडी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए इनके बीच का जो गैप है एडी और सी के बीच का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्या बनता है? पैरेलल एंड अबव। कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैंने यहां पे समझाया, शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया। आई होप आपको हमारा फर्स्ट चैप्टर जो एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसका पहला लेक्चर क्लियर हुआ हो। आज हमने बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड को एक छोटी से छोटी बात सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक और क्लास में कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन मिला के फिनिश करेंगे। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, देखेंगे जैसा भी चलेगा। बट आज की क्लास आई होप आपको समझ आई हो। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर भाई, बाय बाय।